गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए। लीनियर इक्वेशंस इंट्रोड्यूस हो चुकी है बात, और फिर ला रहे हैं सवालों की ओर। टू वेरिएबल्स, देखिए ग्राफ बनाने हैं और कुछ रेखाएं महत्वपूर्ण हैं जो काम करते वक्त, ठीक है, उनका समीकरण क्या होगा इस पर विचार करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिखी गई थी। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या लिखी गई? एक्स एक्सिस पर सारे बिंदुओं का निर्देशांक कोटि क्या लिए हुए है? शून्य। एक्स एक्सिस पर स्थित सारे ही बिंदुओं की कोटि शून्य होती है ना? तो इसलिए इसकी व्यापक समीकरण जो बनी वो y इज इक्वल टू 0 बनी। ठीक है, y इज इक्वल टू 0। और y एक्सिस जब लिखेंगे तो उसकी व्यापक समीकरण क्या बनेगी? y एक्सिस पर भुज, सारे ही बिंदु जो y एक्सिस पर लाई करते हैं उनका भुज एप्सिसा शून्य होता है। तो व्यापक यही रहा कि x इज इक्वल टू 0। तो ये ध्यान रहे कि x एक्सिस की इक्वेशन और y एक्सिस की इक्वेशन कैसे आई। x एक्सिस की इक्वेशन ऐसे बनी कि x एक्सिस पर सभी बिंदुओं के निर्देशांक कोटि शून्य लिए हुए हैं और y एक्सिस पर लाई करने वाले सभी बिंदु एब्सिसा दैट इज भुज शून्य लिए हुए हैं। ये उनकी इक्वेशन है। चलिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। y इज इक्वल टू x प्लस 2, ऐसे। ठीक है, क्लियर? इसको ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमेशा ये बात अब तक कई बार सुन भी चुके होंगे। ठीक है, 10वें में भी आएंगे जब, तब फिर देखेंगे कि दो बिंदु तो हमेशा संरेखी होते हैं, एक ही लाइन में पड़ते हैं। दो बिंदुओं से हमेशा एक रेखा बनेगी। तो फिर हम दो बिंदुओं को लेते हैं, जब भी हमें लाइन का उसके समीकरण को लेकर ग्राफ बनाना होगा, आरेख खींचेंगे, तो हम दो बिंदुओं पर विशेष ध्यान देंगे। और वो दो बिंदु होंगे एक्सिस का इंटरसेक्शन। दोनों ही बिंदु, ये सॉरी, वो जो बिंदु हम कंसीडर करेंगे वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्रतिच्छेद बिंदु होंगे। ठीक है, लाइन है, अगर उसका समीकरण ग्राफिकल एनालिसिस में ले जा रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि एक्स एक्सिस को वो कहाँ कट करेगी, वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगी। तो एक्स एक्सिस को कोई लाइन कहाँ कट करेगी? एक्स एक्सिस को कट कर रही है, माने y शून्य हो गया तो एक्स एक्सिस पर y शून्य लिया जाता है। तो जब y को शून्य ले लेंगे तो यहां पर आ जाएगा x इज इक्वल टू -2। देखिए y शून्य कब हुआ? जब x बराबर -2 आया। फिर y एक्सिस का प्रतिच्छेद बिंदु, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन दी y एक्सिस, वो ले लेंगे। तो y एक्सिस पर x शून्य होता है तो x शून्य लिया, x को शून्य लिया। अब जब x को शून्य ले लेंगे तो y क्या आएगा? x को शून्य लिया है तो y इक्वल्स 2 हो गया। ठीक है, y 2 आ गया। जब x को शून्य लिया तो y 2 आ गया।
अब दोनों ही बिंदु देखते हैं। x बराबर -2 आ गया, और y बराबर 0, पहला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया P मान ले। दूसरा पॉइंट x बराबर 0 और y बराबर 2, x जब 0 है, ठीक है, तो y बराबर 2 आया, 1 और 2, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया Q। B था हमारा कितना, x -2 और y 0। Q हमारा आया कितना, x कितना, हम लोग अब Q ले रहे हैं, ठीक है, y एक्सिस का प्रतिच्छेद बिंदु, तो x 0 और y 2 के बराबर, Q आ गया। अब इन दोनों बिंदुओं को जोड़ देंगे तो देखेंगे लाइन बन रही है, लाइन जाती रहेगी, एक्सटेंड कर देंगे। तो ऐसे हम देखते हैं कि दो बिंदुओं से हम रेखा बना सकेंगे, ठीक है, खींच सकेंगे रेखा। कैसे, हम इतना ही जान जाएं कि x अक्ष को और y अक्ष को जो समीकरण है वो कहाँ प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है, कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी। तो वो दो बिंदु पर्याप्त हैं लाइन को दिखाने के लिए, दो बिंदु हमेशा संरेखी होते हैं। अब अगर कोई ये मानता है कि नहीं बच्चों ने बहुत सारे पॉइंट्स नहीं दिखाए, वो भी सही है कुछ हद तक, लेकिन बहुत जरूरी नहीं है। क्यों, दो बिंदुओं से रेखा बन जाएगी। अब तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, वो एल्जेब्रिक मोड का एक्सप्रेशन है भाई, वो भी करके दिखा दो, एक दो पॉइंट्स और ले लो और कह दो ये भी आ गए तो वो दिखा दो, ठीक है। और 7-8 पॉइंट से भी कोई ये नहीं कह सकता सब पर्याप्त हो गया। क्यों, विद्यार्थी तो ये कह सकता है क्या कि लाइन पर तो अनंत बिंदु होते हैं, तो आपको 5 से संतुष्टि मिल रही है, ठीक है। तो कोई रूल होना चाहिए, रूल यही है कि अगर x और y एक्सिस का प्रतिच्छेद बिंदु देख लेंगे और उन दोनों बिंदुओं को जोड़ते हुए रेखा को आगे बढ़ा देंगे दोनों ही ओर, ठीक है, तो हमें समीकरण का, ठीक है, ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। ये चीज है क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं सवालों की ओर, और ये पाठ भी फिर से रिवीजन में आ जाएगा। फिर अगले वीक में क्या कहते हैं कि लाइन्स एंगल्स, फिर जब वो खत्म होगा तब ट्रायंगल्स, और ट्रायंगल्स जब खत्म होगा तब क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। तो ये रेखा गणित है, और रेखा गणित विश्लेषण के लिए, ठीक है, बहुत ही सही पृष्ठभूमि देती है कि कोई गणित सीख सके और या उसे फिर गणित अच्छी लगने लगे, ठीक है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो आइए अब सवालों की ओर चलते हैं। ये सवाल किस तरह के दे रहे हैं, ये पाठ है 4.1 में कह रहे हैं निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। ये दूसरा सवाल था। पहले सवाल में है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। दो चर पर बात हो चुकी है, बात ही यहीं से शुरू की थी कि कुछ आम हैं, एक आम के रुपए 2 हैं, 100 रुपए में कितने मिले, ये बात ऐसे ही शुरू की थी दो चर की, ठीक है, कि एक चर की आई बात। अब फिर कह दिया है ना, कुछ आम है, एक आम 2 रुपए का है, ठीक है। अब कुछ सेब हैं और वो सेब मिलकर उनका मूल्य 5 रुपए एक सेब का मूल्य है, और सब ले लिए गए सेब और आम, तो मूल्य 500 रुपए है। तो कितने सेब और कितने आम, तो कितने सेब और कितने आम, ये जो पूछा गया तो दो चर बना रहा है। ये भी दिखा चुके थे, बता चुके थे, इस पर प्रकाश डाल चुके थे किस बात के लिए कि दो चर यदि हैं तो हम कितनी बार हिट एंड ट्रायल से एक्स और वाई का मान कि कितने सेब हैं और कितने आम हैं कैसे बार बार गणना करते रहेंगे। इसलिए दूसरा संबंध यदि और मिल जाए, मतलब एक इक्वेशन और मिल जाए, तो एक्स वाई का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा।
लेकिन इसके सॉल्यूशन के पहले ही 9th क्लास में चैप्टर समाप्त हो चुका होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब पहला सवाल ये कह रहे हैं कि समीकरण बनाइए दो चर की। इन्होंने कहा एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो नोटबुक हमने ली, ठीक है, और नोटबुक की कीमत कह रहे हैं कितनी, एक कलम की कीमत से, ठीक है, कलम, ठीक है। तो पेन कंसीडर किया, नोटबुक की कीमत कॉस्ट, ठीक है, कितनी, पेन की कीमत से 2 गुनी है। नोटबुक की कीमत हमने मानी ₹X, ठीक है, और पेन की कीमत हमने मानी ₹Y, ठीक है। कह रहे हैं नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है, तो X बराबर 2 गुनी 2Y, ठीक है। दो वेरिएबल में इक्वेशन बनी। स्टैंडर्ड फॉर्म में भी देख सकते हैं कि 2 गुनी में क्या आएगा। तो फर्स्ट डिग्री 2 वेरिएबल थे। देखो फिर से याद दिलाएं एक बात कि जब 2x + 3, ठीक है, इज इक्वल टू 5 लिख रहे हो तो एक ही चर आया है, ठीक है। अब ये एक चर आया और डिग्री x के लिए अगर हम x की डिग्री देखेंगे, ठीक है, पॉलिनोमियल जो इधर लिखी है बाईं तरफ, ये जो बहुपद लिखा है, ठीक है, तो ये बहुपद जो लिखा है इसमें उसकी डिग्री क्या बन रही है, घातांक क्या बना, डिग्री उसकी 1 बनी है, ठीक है, घातांक 1 आया, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम दूसरा वेरिएबल भी ले लें, ठीक है, तो 2x, और जैसे यहां 2 चीजें हैं, पेन और नोटबुक, ठीक है, तो 2x प्लस अगर 3y लें और उसको 7 कह दें तो पता चला कि x भी घातांक 1 लिए है, y भी घातांक 1 लिए है, और जो साथ कांस्टेंट टर्म आया है, ठीक है, वो वेरिएबल नहीं है, तो इसकी घात 0 है, ठीक है, क्लियर। तो जो बहुपद आपने देखा था, शुरुआत कीजिए, बहुपद में आपने लिखा था a0 x⁴n प्लस a1 x⁻n-1, जो चर है उसकी घात घटती जा रही है और घटते घटते a2 x⁻n-2, और जब घटी तो फाइनली आया an और x⁻n-n, n-n क्या ले गया, 0 ले गया, x⁻0 क्या बची, 0 हो गया, x⁻0 आया, 0 आया, तो क्या हो गया, x⁻0 इज 1। तो फाइनली हमारे पास ये an, ठीक है, जो गुणांक हमारे वास्तविक संख्याएं थी a0 a1 a2 एंड सो ऑन, वो लास्ट में an बचता है, उसमें वेरिएबल नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बहुपद ऐसे लिखी गई थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में बहुपद ऐसे लिखी गई थी। तो हम देखते हैं कि 1 डिग्री आई, लाइन की बात हो रही है, तो लाइन वैसे भी रेखा की जब बात कर रहे हैं तो लाइन आई, और लाइन से ही हमारा वर्ड आया लीनियर, और लीनियर में घातांक कितना है, 1, लीनियर में घातांक 1 है। तो फिर प्रश्न उठा कि अगर एक घातांक की बहुपद हम लेते हैं 2x + 3, तो पता लगा घात x की 1 हो गई, और साथ में एक घातांक 0 है जिसकी वो यहाँ पर 3 भी आया हुआ है, या 5 इधर ले आए तो समप हो जाएगा और उसका मान यहाँ लिख देंगे। तो एक निश्चित राशि जो कांस्टेंट है वो भी रह जाता है। अगर बहुपद की घातांक 1 है तो यहाँ पर भी छूट सकता है कि 2x भी हो सकता है और 2x + 7 भी हो सकता है, अभी भी डिग्री 1 है और अभी भी डिग्री 1 है, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर घातांक 1 लिए हो कोई बहुपद तो इस तरह से या इस तरह से जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर घातांक 2 लिए है तो फिर y भी घातांक 2 नहीं कहें, 2 चर लिए है बहुपद, ठीक है,
तो बहुपद में अगर दो चर आए हुए हैं और लीनियर रखना है तो दूसरे चर की भी घात 1 होनी चाहिए। तो y की घात भी 1 है, y की घात भी 1 कंसिडर की गई। ठीक है, y की घात भी 1 ही है। ठीक है, क्लियर। यस सर। और उसके बाद फिर कांस्टेंट टर्म बच गया। तो कांस्टेंट टर्म हो या ना हो, जैसे कि अगर हम लाइन लिखते y इज इक्वल टू एक्स, तो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, दो चर तो आए हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दो चर तो आए लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं आया। ठीक है, अचर राशि नहीं है, चर यस सर। ही आए हैं, यहाँ अचर राशि नहीं है। क्यों? ऐसी इक्वेशंस में नहीं होगी। ठीक है, और अगर ऐसा है तो हम ये भी देखेंगे कि अगर कांस्टेंट टर्म सी मिसिंग है, नहीं है, तो उसका मीनिंग क्या निकलता है। ठीक है, अगर वो नहीं है तो इसका अर्थ हुआ कि जो रेखा आएगी वो मूल बिंदु से जाएगी। ठीक है, जो रेखा यस सर। आई, जो रेखा बनी वो मूल बिंदु से जाएगी, क्योंकि जैसे ही x का मान शून्य रखेंगे y का मान भी y का मान भी शून्य ही निकलेगा, तो रेखा मूल बिंदु से निकलती है। ठीक है, तो ये यस सर। नहीं है कि जब उसमें अचर राशि नहीं हो तो फिर वो लीनियर नहीं कहलाएगी, ऐसा नहीं है, लीनियर ही रहेगी। बस होगा ये कि ग्राफ जब देखेंगे तो पता चलेगा कि यदि कांस्टेंट टर्म नहीं है, अचर राशि समीकरण में नहीं आई हुई है, तो रेखा मूल बिंदु से निकलती है। क्यों? x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यस उन्होंने कहा था नोटबुक का कीमत x माना हमने, पेन का कीमत हमने y माना, और कहा समीकरण बनाइए, तो x इज इक्वल टू 2y समीकरण बन गया। ठीक है, फिर उसमें कह रहे थे निरूपित करने वाले दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण बना दीजिए, लिखिए। और अब दूसरा सवाल आ रहा है, तो समीकरण बन गया और ऐसे विस्तार भी दे सकते हैं कि x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये व्यक्त कर रहा है कि नोटबुक की कीमत पेन की कीमत से दो गुनी है। ठीक है, इसलिए हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण जरूरत पड़े। अब फिर से देखें कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन लिखेंगे तो कैसे बनेगी। ठीक है, एक की जगह दो चर वाला जो रैखिक समीकरण लिखा जाएगा। ठीक है, एक चर वाला भी रैखिक समीकरण ही बनाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाता। क्यों? देखो जरा, मान लो तुम 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 को सॉल्व करते तो क्या आता, 2x बराबर 2 आ जाता, माने x बराबर कितना आ जाता, 1 आ जाता, है ना। अब x बराबर 1 तो ये भी तो लाइन बनेगी, तो अभी ये भी दिखा रहे हैं कि ये लाइनें कैसे बनेगी, x बराबर कांस्टेंट और y बराबर कांस्टेंट। ठीक है, x बराबर 0 लिख लिया था तो y एक्सिस बनी थी, y बराबर 0 लिख लिया था तो x एक्सिस बनी थी। अगर ऐसे ही x बराबर 5 लिखें और y बराबर 2 लिखें तो ये रेखाएं कैसे बनेंगी, उनका मतलब भी समझा रहे हैं। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म फिर से लिख लें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने देखा कि x का कुछ गुणांक हो सकता है a, जैसे यहाँ पर 1 था, और y का गुणांक कितना है 2, तो हमने देखा y का गुणांक भी हो सकता है। ठीक है, by, और उसमें कोई अचर राशि भी हो सकती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, क्या लीनियर रेखी समीकरण, ठीक है, इस तरह से आया है ना, ax प्लस बी वाई इज प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मान लो b 0 कर दें तो फिर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण बचेगा। ठीक है, देखो, यस सर। अगर अगर x का गुणांक शून्य कर दें, अगर x का गुणांक शून्य कर दे तो फिर y का बचेगा, फिर से एक चर वाला रैखिक समीकरण बचा। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण रिटेन करना है तो ए और बी शून्य के अलावा होने चाहिए, नहीं तो फिर दो चर नहीं रह पाएंगे समीकरण में। दोनों में से कोई भी एक शून्य यदि हो जाएगा, कोई भी एक शून्य हो जाएगा तो फिर एक चर समीकरण में बचेगा। इसलिए दो चर वाला रैखिक समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म में
ऐसे लिखा जाएगा कि x और y दोनों के गुणांक होने चाहिए और कांस्टेंट टर्म शून्य भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर कांस्टेंट टर्म शून्य हो जाएगा तो रेखा जो आरेख बनेगा वो मूल बिंदु से जाएगी। अगर कांस्टेंट टर्म शून्य हो जाएगा तो रेखा मूल बिंदु से निकलेगी। क्यों? जैसे ही x का मान या y का मान शून्य रखा जाएगा तो फिर दूसरा अपने आप शून्य हो जाएगा। y बराबर 0 रखिए, ये 0 हुआ, x बराबर 0 आ गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ध्यान रखें कि एक रैखिक समीकरण ax + by + c से लिखा जाएगा। तो दूसरे सवाल पर बात कर रहे हैं, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c स्टैंडर्ड फॉर्म जो दिखाया उस फॉर्म में लिखिए और फिर से ए बी सी की गणना कीजिए और ज्ञात कीजिए उन्हें। ठीक है, तो ये जरूरत इसलिए पड़ता है कि जब 10वीं में पाठ पढ़ाते हैं यही तुम्हें, तो उस समय ये बात आती होगी, आएगी क्या कि किस तरह का हल निकलेगा। तो उस समय हमें कंपेयर करने पड़ते हैं ए बी सी, तो हमें ए बी सी देखना अभी से आना चाहिए। ठीक है, पहली इक्वेशन दी है, देखिए 2x + 3y, ये 2x + 3y = कितना 9.35 बार लिख दिया है। ठीक है, = 9.35। ठीक है, यस सर। अब देखिए जी सर। स्टैंडर्ड फॉर्म ला रहे हैं, 2x कांस्टेंट उसी तरफ होना चाहिए, -9.5 बराबर 0 0। अब तो ये क्या आ गया, a का मान, ये बी का मान है, और सी ध्यान रहे जब c आएगा तो c के लिए हमें -9.35 बार लिखना होगा। इसका चिन्ह लिखना पड़ेगा, a का कोई भूले नहीं, a को क्या कहेंगे, =2। और अगर यहाँ मान लो -3 लिखा होता तब फिर हमें b का मान -3 लिखना पड़ेगा, तो b का मान हमें 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और वो पॉजिटिव वाला है। अब देखिए -2x और +3y = 6। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म -2x + 3y - 6 बराबर 0। ठीक है, तो ये नहीं कहा गया ए पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। कई बार हम अपनी सुविधा के लिए जब अलजेब्रा आगे लिख रहे होते हैं हल निकालने के लिए, तब हम इसके चिन्ह बदल लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं कहा गया कि भाई आपका ये ए पॉजिटिव ही हो। ठीक है, तो अब आ चुकी है, साइन बदलने की जरूरत नहीं है। तो ये भ्रम आ जाएगा क्या कि एक विद्यार्थी कह रहा है कि ए क्या है -2, दूसरा विद्यार्थी साइन बदल दिया उसने इक्वेशन का और अब वो कहता है ये 2x - 3y + 6 है, तो वो ये लिख देगा क्या, a बराबर 2 और b बराबर -3 और c बराबर 6। ठीक है, लेकिन दूसरे विद्यार्थी ने उसे सावधान किया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, ये हम अपनी सुविधा के लिए जब हल निकालते हैं तब करते हैं। ठीक है, क्लियर। वो ये कह सकता है कि यहाँ ए और बी का चिन्ह डिफाइन थोड़ी था, स्टैंडर्ड फॉर्म में परिभाषित नहीं था कि ए पॉजिटिव ही होगा कि बी पॉजिटिव ही होगा, ऐसा नहीं कहा गया था। तो इसलिए ए का मान यहाँ लिखोगे -2 और बी का मान लिखोगे 3 और सी का मान लिखोगे -6। स्टैंडर्ड फॉर्म में थी ऑलरेडी, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर, ये बात ध्यान दें। अब ये कह रहे हैं रैखिक समीकरणों का हल इन्होंने निकाला है, तो ग्राफिकल एनालिसिस से ही निकाला होगा और आगे नहीं कोई बात कही होगी। देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए, लेकिन
जो कंक्रीट मेथड्स हैं उनका डिस्कशन 10th क्लास में ही हुआ। और यहाँ पर दो चर, ठीक है, चूंकि रेखा बन रही है और हम प्रतिच्छेद बिंदु अभी निकाल ही रहे थे रेखा का ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है, तो 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट आसानी से करते हैं। आर्बिट्रेरली हम चुन लेंगे हिट एंड ट्रायल से कि भाई देखो अगर x का मान ये रख दें, y का मान ये रख दें तो ये आ जाएगा, ठीक है। यस सर। तो इसलिए ये अभी इसी तरह से बनाए गए हैं। और 4.2 में चौथे सवाल में भी इस तरह की बात आती है, क्या, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए समीकरण, ठीक है, का एक हल हो, ठीक है, दोनों को एक हल मिले तो इसका अर्थ क्या निकलता है। तो 4.2 की ओर कुछ बातचीत यस जरूर सर। जा रहे हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म था ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का, ठीक है, 2 वेरिएबल्स, ठीक है, 2 वेरिएबल्स में स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, आइए अब कह रहे हैं कि में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो देखिए एक सवाल ला रहे हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 4 हल मांगे हैं। तो 4 हल मांगने का अर्थ क्या है, ठीक है, हल जब आएगा तो जो x और y का मान हम लेंगे, ठीक है, तो x और y का जो मान हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है, वो हमारे इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। ये मतलब निकलता है नहीं हुआ है। हल का। हो गया, 4 हल लिख लिए, ठीक है, सभी ने लिख लिए, ठीक है। तो देखो 2 है, अगर इसे 5 बना दें तो 7 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 लें और y बराबर 5 ले लें तो संतुष्ट हो जाएगी। 2 एकम 2 और 5 7 हो गए। ऐसे अनेक हल आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर कोई दूसरा रख सकते हैं, यहाँ पर अगर कितना ले लें, ठीक है, बोलो क्या ले सकते हो। और अगर यहाँ पर 2 सर। x अगर 0 सर ले लें, 2। अगर x, हाँ अभी ले रहे हैं, x अगर 0 ले लें तो y 7 ही लेना पड़ेगा। x अगर 0 ले लें, 0 लिया तो y बराबर 7। अब तुम बोलो क्या बोल रहे थे, बोलो एक हल बोलो। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 2, वेरी गुड। ये क्या सब लोग बाहर जा रहे हैं, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, 2 3। गुणा 2 4, और ये बिल्कुल सही है, वेरी गुड। एक हल और बताओ भाई, एक हल और x सोचो। इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1। वेरी गुड, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमें 4 हल मिल गए। और आएगा। अगर ऐसे हम एक दो चर वाले रैखिक समीकरण में अगर एक ही समीकरण दी हुई है तो ऐसे अनंत हल हम दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक समीकरण और दी जाए, ठीक है, तो साइमल्टेनियसली क्या होगा कि अगर पहली रेखा हमने बनाई ये लाइन फर्स्ट और दूसरी रेखा ये आ गई, ये दूसरी, तो फिर जो हल निकला वो ये बिंदु P, प्रतिच्छेद बिंदु, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु P, ठीक है, P जो आया बिंदु वो हल है पहली लाइन की इक्वेशन का, ठीक है, और दूसरी लाइन की इक्वेशन का, ठीक है ना, फॉर बोथ, ठीक है, दोनों ये बिंदु हल देगा क्या, जो दोनों का कॉमन पॉइंट है, जो दोनों का कॉमन पॉइंट है, ठीक है, फॉर बोथ, ठीक है, दोनों को एक साथ, है ना, साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो वही हल कहलाता है। एक ऐसा बिंदु जो दोनों ही रेखाओं के ग्राफ पर लाई कर रहा है, एक Yes, ऐसा sir. बिंदु जो दोनों ही रेखाओं के ग्राफ पर स्थित हो गया तो वो उभयनिष्ठ बिंदु है, ठीक है। तो ये ध्यान रहे क्या, पहले और दूसरे का, ठीक है, फॉर Yes. बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, और उसको भी साइमल्टेनियसली कहेंगे, एक साथ, ठीक है, ठीक है, एक साथ आएगा,
तो ये बात ध्यान रहे। तो चौथे सवाल में वो कह रहे हैं के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, x बराबर 2 y बराबर 1, समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू k का एक हल है। चौथा सवाल था, उसमें कह रहे हैं k का मान ज्ञात करना है, जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1, x बराबर 2 और y बराबर 1, समीकरण 2x प्लस 3y, समीकरण 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k का ये हल है। ठीक है, इसका हल x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 रखें। 2x क्या है, 2 है, और 3 y क्या है, 1 तो अब हमारे पास इक्वेशन में k राइट हैंड साइड था, 2 गुणा 2 4 और 4 प्लस 3, ठीक है, ये k का मान 7 बन गया। ठीक है, तो अगर ये निर्देशांक किसी बिंदु के इस समीकरण का हल प्रस्तुत करेंगे, तो माने ये हुआ कि x और y के वो मान इसको संतुष्ट करेंगे, तो हम यही वैल्यूज वहां रख देंगे। जब रख देंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद k का मान आ जाएगा। ठीक है, पाठ यही पूरा था। ठीक है, क्लियर। तो इसकी विषय वस्तु इतनी सी ही थी। ठीक है, हाँ लिखो। फिर अब अगला सवाल एक कोई देते हैं फिर से, और ऐसा सवाल एक और करो। चलो दे रहे हैं सवाल। हो गया। अगर ये माना जाए कि x बराबर 2k माइनस 1 है और y बराबर है k, y बराबर k, और समीकरण दे रखा है 3x माइनस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये इस समीकरण का हल है, ये हल है इन्होंने कहा। तो k का मान बताइए, देखिए आइए साथ साथ। x का मान क्या बोला, 3 2k माइनस 1 हल है, इसलिए निर्देशांक ये जो x और y के लिए लिखे गए हैं इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, -5 इंटू वाई, वाई क्या है, k के बराबर है, -7 k का मान चाहिए था। 3 इंटू 2 6k, -3 -5k -7, लाइक टर्म्स कलेक्ट करिए। k कहाँ कहाँ है, ये है 6k -5k, क्या सर बचेगा, के बराबर 10 और -3 और -7 -10, एक्सीलेंट, वेरी गुड। ठीक है, k इज इक्वल टू 10, k का मान 10 आ गया, आंसर बन गया। ठीक है, अब ऐसे ही से आगे बढ़ेंगे। फिर लाइंस एंड एंगल्स किसी को भी वक्त मिले, ठीक है, तो 2 मिनट बस ये देखना होगा घर पर कि पाठ में क्या क्या दिया हुआ है, पाठ में क्या क्या दिया हुआ है ये देखना भर है। ठीक है, यस सर। शुभकामनाएं। ओके।